राजीव गांधी के सामने ऐसी क्या स्थितियां पैदा हुई कि उन्हें राजनीति में आना पड़ा? इंदिरा जी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था और उनसे पहले उनको प्राइम मिनिस्टर का शपथ दिलाया गया। ये जरा हमें परिस्थिति समझाइए। एक तो विक्ट्री जो 84 में हुई बहुत बड़ी, और दूसरा राजीव गांधी का बयान और कंट्रोवर्सी। इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो आया तुरंत, वो आया आपका भोपाल गैस प्लांट। राजीव जी का ये कहना है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो अगल बगल की धरती हिलती है, तो उसका एक नुकसान होता है, ये नेचुरल है। तो ये इनसेंसिटिव तो है ही। ये जो अयोध्या मूवमेंट है, और हम मानते हैं कि इस मूवमेंट के चलते ही भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी। तो हम बोल सकते हैं कि इसका पहला क्रेडिट तो देना चाहिए राजीव जी को, जिन्होंने मंदिर का ताला खोला। तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में बताइए, कैसे वो फाइटल साबित हुआ? तो उनके दिमाग में ये था कि इंडिया कैन बी ए ग्लोबल लीडर फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। राजीव गांधी ने ऐसा क्या किया संचार में, टेक्नोलॉजी में, कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है? जो आईटी रेवोल्यूशन जो आज आपको दिखता है, वो आईटी रेवोल्यूशन को कहीं ना कहीं फाउंडेशन उन्होंने भी तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट फाइट हुई, समझाइए। एंटी डिफेक्शन लॉ से उसका क्या इम्पैक्ट हुई जरा? आया राम गया राम के नाम पे इन लोगों ने एक बिल लाया, जिसको आया राम गया राम बोलते एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। अच्छी मनसा और इंटेंशन होने के बावजूद ऐसी घटना में राजीव जी की मौत हो गई, बहुत अच्छी। सबसे बड़ी मेजोरिटी पार्लियामेंट में आज के तक के इतिहास में राजीव जी के नाम में उनकी 414 से। नमस्कार, न्यू दिल्ली डायलॉग के इस खास एपिसोड प्रधानमंत्री में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की, जो अपनी मदर की डेथ के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। वो किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बने, इसकी चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। और उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल का हिंदुस्तान की आज तक की स्थिति में और राजनीति पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं संजय सर, जो लॉयर हैं, एकेडमिक हैं, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल कमेंटेटर भी हैं। उनके वीडियोज आप इस चैनल पर देखते रहते हैं। तो संजय सर, राजीव गांधी के बारे में जब भी चर्चा होती है, ये बात बार बार कही जाती है कि वो इस पूरे परिवार में अगर हम बात करें तो वो इकलौते आदमी थे शायद जो कभी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे। संजय गांधी शुरू में कार बनाना चाहते थे, हम लोग जानते हैं, बाद में वो करके पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो गए। इंदिरा जी तो हमेशा से ही राजनीति करती ही रही थी अपने फादर की डेथ के बाद। तो राजीव गांधी के सामने ऐसी क्या स्थितियां पैदा हुई कि उन्हें राजनीति में आना पड़ा? तो जैसा कि आपने बताया कि कैसे राजीव गांधी जी सबसे ज्यादा रिलक्टेंट थे, राजनीति में आना नहीं चाहते थे। और सिर्फ राजीव गांधी ही नहीं, जब राजीव जी का सोनिया जी से शादी हुआ, इवन सोनिया गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आए। तो ऐसा सोनिया गांधी जी का भी स्टेटमेंट है कि राजीव गांधी जी बेसिकली दिल से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो पॉलिटिक्स में जो छल कपट चाहिए वो उनके अंदर है नहीं, तो उनको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। तो इवन सोनिया जी भी नहीं चाहती थी कि राजीव जी राजनीति में आए। और आप जैसे देखेंगे कि सोनिया जी भी काफी टाइम तक राजनीति में नहीं आई, इवन राजीव जी के डेथ के बाद। तो दोनों का, सोनिया जी, राजीव जी, दोनों का ये था कि पॉलिटिक्स से दूर रहना है और इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसा आपने चर्चा किया कि कैसे संजय गांधी की डेथ होती है 1980 में, और संजय गांधी की डेथ के बाद इंदिरा जी को ऐसा लगा कि अब हम बहुत वीक हो गए, कोई हमारे कार्य को शेयर करने के लिए नहीं है, उसको संभालने के लिए नहीं है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, इंदिरा जी के रिक्वेस्ट करने के बाद, राजीव गांधी जो कि एक पायलट थे एयर इंडिया में, और एयर इंडिया में पायलट थे, अपना अच्छा जीवन जी रहे थे, तो उनको फिर मजबूरी में आना पड़ा। और पहली बार जब वो आए तो उन्होंने चुनाव लड़ा वही अमेठी से, जहां संजय गांधी चुनाव लड़ते थे। उनका सीट से वो जीते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और पहली बार फिर जनरल सेक्रेटरी भी बने आके पार्टी में। और फिर इस तरीके से इनकी शुरुआत हुई। तो संजय सर, राजीव गांधी के बारे में ये बात तो प्रचलित हुई कि अपने भाई की डेथ के बाद वो राजनीति में आए, और राजनीति में उनकी मदर को शायद, जैसा आपने बताया कि शायद
हुआ ये कि संजय गांधी की तो डेथ हो गई। अब ये हुआ कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई ऐसा आदमी जिस पर ट्रस्ट कर सके। हमें लगता है राजनीति में ट्रस्ट की बारी आती है तो लोग अपने बेटों पर या रिश्तेदारों पर यकीन करते हैं। इस तरीके से राजीव गांधी राजनीति में आए, लेकिन कुछ टाइम पर राजनीति में रहने के बाद शायद 1980 के आसपास वो पॉलिटिक्स में आते हैं। 1980 में अमेठी से चुनाव जीतते हैं और 84 के आसपास वो ये स्थिति पैदा हो जाती है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना पड़ता है। तो 84 में हम जानते हैं इंदिरा गांधी की डेथ हुई, तो क्या स्थिति पूरी बनी 84 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री अचानक से हमने सुना है बनना पड़ा। उस परिस्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कैसे। इंदिरा जी का जिस तरह से उनका असैसिनेशन हो गया और उसके बाद फिर सारे उस समय के जितने भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स थे ऐसा बताते हैं कि इंदिरा जी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। हाँ। और उनसे पहले उनको प्राइम मिनिस्टर का शपथ दिलाया गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सारे लोग सहमत तो थे कि राजीव जी ही इस प्रधानमंत्री बने और वैसा कोई उस समय कॉम्पिटिटर या उस तरीके से कोई विरोध भी नहीं किया। तो राजीव जी नेचुरल चॉइस बने और नेचुरल चॉइस में वो पीएम बने, शपथ भी लिए। और जैसा कि इंदिरा जी के डेथ के बाद परिस्थिति ऐसा हुई कि 84 का सबसे फेमस दंगा भी हुआ और उसमें तकरीबन 7,000 से लेकर 15,000 के बीच सिखों की दिल्ली में ही हत्या हो गई। और दंगे तो ऑल ओवर इंडिया में हुए लेकिन दिल्ली में ज्यादातर नुकसान हुआ और दिल्ली में ज्यादातर लोगों का डेथ हुआ। तो राजीव जी जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने तो एक तो सिख मैस्केरा वो तो था ही, दूसरा इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो आया तुरंत वो आया आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी। बिल्कुल कि वो ट्रेजेडी हुआ ऐसा कि हमें लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद ही जो है सो ये प्रॉब्लम जो है दिसंबर में ये आप बोल सकते हैं कि जो मिथाइल गैस जो लीक हुआ और यूएस का कंपनी था यूसीसी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, तो उसके जो मालिक थे वो वारेन एंडरसन थे और यूएस का काफी दबाव था, उसको रातों रात फिर उसको भेज दिया गया यूएस। कोर्ट में कार्रवाई वगैरह चली लेकिन लोग बोलते हैं कि जो सजा मिलना चाहिए जो पनिशमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम राजीव गांधी के बारे में बात कर रहे थे संजय सर, हमने ये डिस्कशन अभी हम लोग का चल रहा था कि राजीव गांधी किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बनते हैं। उसमें एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंदिरा गांधी की 84 में डेथ हुई और उनकी डेथ के बाद ये प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ टाइम बाद चुनाव हुआ और वो हिंदुस्तान में अब तक की सबसे लैंडस्लाइड विक्ट्री मानी जाती है। हाँ, तो उस विक्ट्री के बारे में बताइए कि कैसे वो जीते। दूसरी, जब हम एंटी सिख रायट की बात करते हैं तो राजीव गांधी का एक बड़ा मशहूर बयान है कि जब एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं जो बाद में मोदी जी के 2000 दंगे से कंपेयर किया गया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। और क्या ये इनसेंसिटिविटी जो उनका बयान माना जाता है कि भाई बड़ा पेड़ गिरता है तो लोग, उसके बारे में बताइए। और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता जो बाद में आके कन्विक्ट होते हैं एंटी सिख राइट में, ब्रिजेश टाइगर का नाम, ये जरा हमें परिस्थिति समझाइए। एक तो विक्ट्री जो 84 में हुई बहुत बड़ी और दूसरा राजीव गांधी का बयान और कंट्रोवर्सी कांग्रेस पार्टी। हाँ, इंदिरा गांधी जी का जैसे असैसिनेशन हुआ उसके बाद चूंकि सिख बॉडीगार्ड के द्वारा उनकी हत्या हुई थी और इस तरीके से कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व थे इस राइट को फैलाने में। और जैसा कि कोर्ट में मामला भी चला, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर ये करीबी माने जाते थे राजीव गांधी के भी, तो इनका भी बहुत योगदान रहा इसमें। तो ये तो है कि इस तरीके का दंगा होना एक लीडर के मृत्यु के बाद। और एक आर्गुमेंट तो ये है कि राजीव जी सड़कों पे उतरे इस दंगे को रोकने की कोशिश किए। अच्छा, एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि, लेकिन दूसरा आर्गुमेंट ये है जैसा आपने बताया कि राजीव जी का ये कहना कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो अगल बगल की धरती हिलती है तो उसका एक नुकसान होता है, ये नेचुरल है। तो ये इनसेंसिटिव तो है ही, इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है कि आप ऐसा अगर बोलते हैं या ऐसा सोचते हैं तो इतने लोग जिनकी हत्या हो गई, इतने लोग जो दंगे में मारा गया, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये स्टेटमेंट इनसेंसिटिव है ही, इसमें कोई दो मत नहीं। और दूसरा ये आपने जो पूछा कि लैंडस्लाइड विक्ट्री में हम तो मानते हैं कि इंदिरा जी क्योंकि बहुत बड़ी लीडर थी और उनका डेथ हो जाना अचानक इस तरीके से, और तो सबसे बड़ी मेजोरिटी पार्लियामेंट में आज के तक के इतिहास में राजीव जी के नाम ही अंकित है। 414 सीट 545 में 414 सीट मिला
और राजीव जी की इस तरीके से विजय हुए और ऐसे चले। इस तरीके से वो मतलब दोबारा से चुनाव जीते मदर की डेथ के बाद। खुद जब लोग ये कह रहे थे कि भाई मदर की डेथ हो गई, प्रधानमंत्री बना दिए गए, लेकिन उससे जो एक इमोशंस पूरे देश में इस तरीके से फैले, उससे बहुत बड़ी शायद अब तक की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री राजीव गांधी जी को मिली। तो प्रधानमंत्री तो बन जाते हैं, आरोप इन तो था इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ प्रधानमंत्री बन जाते हैं जब, और ऐसे नेता को इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, शायद वो खुद भी मंजे हुए नेता नहीं। एकदम। तो जब ऐसी स्थिति पैदा होती है किसी के पास इतनी बड़ी मेजोरिटी हो और वो एक तरीके से नेता भी ना हो बहुत ढंग से, चुनाव जीत के आए वो, तो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने तो फिर चैलेंजेस आना उनके सामने शुरू हुए। आपने एक चैलेंज तो बताया, यूनियन कार्बाइड को अथॉरिटी का मामला जो आज तक उन पर आरोप लगा हुआ है परिवार के। दूसरा एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी उनके टाइम में होती है, वो होती है अयोध्या डिस्प्यूट, जो भी कुछ टाइम पहले सॉल्व हुआ। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में हम जानते हैं कि मंदिर तो आकर के टूटा नरसिम्हा राव के टाइम में, वो थे जब प्रधानमंत्री, लेकिन ये मामला राजीव गांधी के टाइम में शुरू हो गया। तो ये मंदिर डिस्ट्रीब्यूट राजीव गांधी के टाइम में, उसके थोड़ा पहले कैसे शुरुआत हुई, हम लोग नरसिम्हा राव जी के बारे में बात करेंगे तो गिरा कैसे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत कैसे हुई है जरा अगर हमारे दर्शकों को। तो इसमें देखिए स्टोरी तो ये है कि शाहबानो का केस जो फेमस केस है आपको याद होगा, तो शाहबानो में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया कि अगर मुस्लिम महिला को डिवोर्स दिया जाता है तो भाई पति को देना होगा मेंटेनेंस। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो इससे जो मुस्लिम के जो बड़े बड़े मौलाना थे और उनके जो धर्मगुरु थे वो पूरी तरीके से गुस्सा हो गए कि भाई कोर्ट कैसे हमारी पर्सनल लॉ में दखल दे सकती है, इंटरफेयर करेगी। तो उस समय शाहबानो के जजमेंट के बाद राजीव जी ने प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन डिवोर्स ऐसे करके एक लॉ लाया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड कर दिया। उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम हस्बैंड है वो 3 महीने के लिए डिवोर्स के बाद 90 डेज या फिर इद्दत के पीरियड तक ही वो मेंटेनेंस देगा। तो फिर बाकी टाइम में मेंटेनेंस कौन देगा उस मुस्लिम महिला को जो ऑलरेडी डिवोर्स। तो फिर राजीव जी ने उस नियम में ये लाया कि उसको मेंटेनेंस या तो उसके रिलेटिव देंगे, अगर रिलेटिव नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड देगा। तो इस तरीके के शाहबानो का उन्होंने जजमेंट को ओवरराइड करके पार्लियामेंट में लॉ बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन डिवोर्स। ठीक है, आप इसको एक तरह से बोल सकते थे कि ये एक बहुत बड़ा अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया गया कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए इस तरीके का लॉ कैसे ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी को ऐसा फील हुआ या उनके एडवाइजरों ने ऐसा उनको बताया कि ये अपीजमेंट का आप पे आरोप लग रहा है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट आप कर रहे हैं। तो दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि इससे उभरने के लिए राजीव गांधी जी ने अयोध्या में वो ताला खुलवाया, मंदिर का ताला खुलवाया कि आप यहाँ पूजा पाठ कर सकते थे। तो एक तरह से ये माइनॉरिटी अपीजमेंट को खत्म करके वो चाहते थे कि ये मुद्दा थोड़ा डाइवर्ट हो और जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है उनको भी लगे कि हम भी उनके लिए काम करें, हम उनके लिए काम। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो आज ये जो अयोध्या मूवमेंट है, और हम मानते हैं कि इस मूवमेंट के चलते ही भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी स्टैब्लिश, बहुत बड़ी पार्टी बनी। तो हम बोल सकते हैं कि इसका पहला क्रेडिट तो देना चाहिए राजीव जी को, जिन्होंने मंदिर का ताला खुलवाया और जिसके बाद फिर अयोध्या मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बीजेपी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन के बड़ी राष्ट्रीय पार्टी उनके हो गई। हमारा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में संजय सर ये भी एक एफर्ट रहता है कि हम लोग कोशिश करें कि ये बता सकें कि भाई इन जो राजनीतिक घटनाएं हैं इनका आज के राजनीति पर या हमारे आज के समाज पर क्या प्रभाव है। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं, एक शाहबानो वाला मुद्दा और एक अयोध्या वाला मुद्दा, मुझे लगता है भारत के समाज और राजनीति में शायद सबसे बड़े एक तरीके से मुद्दे के तौर पे उभरा जो राजीव गांधी के कार्यकाल में निकल के आया था। उन्होंने ही अयोध्या वाले डिस्प्यूट में ताला खुलाया। उन्हें लगता था कि ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, कुछ मामला हो जाएगा, वो कभी सॉल्व नहीं हुआ। उससे एक नई पार्टी बन गई और वो पार्टी में अभी हाल ही में आकर के राम मंदिर का उद्घाटन। दूसरी तरफ शाहबानो वाला मुद्दा भी कभी शांत नहीं हुआ। वो कांग्रेस के ऊपर आरोप चिपक ही गया कि भाई ये मुस्लिम अपीयरमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, जिससे कांग्रेस आज तक नहीं छूट पाई और अंत में आके ट्रिपल तलाक का बिल आया, हम लोग देखते हैं। तो दोनों ही मुद्दे जिंदा रह गए जो राजीव गांधी के टाइम में शुरू हुए। जब हम राजीव गांधी के कार्यकाल की बात करते हैं तो अब हम चलते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी पर, जिसमें एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी उनके फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, वो है श्रीलंका का क्राइसिस। तो जरा हमारे दर्शकों को ये श्रीलंकन क्राइसिस और जो तमिल टाइगर्स का पूरा एक हिस्ट्री चलता है जो भी काफी लेट तक चला, 2009 में उनकी डेथ हुई प्रभाकरण की। तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में राजीव गांधी के बारे में बताइए, कैसे वो फैटल साबित हुआ भारत। देखिए, अगर अब राजीव जी का स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि राजीव गांधी जी एक विजनरी व्यक्ति थे
और उनमें एक ये विजन था कि इंडिया का जो एक हमारा जो एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस समय उनके दिमाग में ये नहीं था कि इंडिया कैन प्ले द रोल ऑफ सुपर पावर, ऐसा नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि इंडिया कैन बी ए ग्लोबल लीडर फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। उनके दिमाग में ये हमेशा से रहता था कि इंडिया चलो यूएस और यूरोपियन कंट्री के मुकाबले तो नहीं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के तो हम नेता हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं। तो इसकी 2-3 इंटरेस्टिंग चीज आपको हम बताना चाहेंगे। मालदीव में रिबेलियन ग्रुप चाहते थे कि हम सरकार को टेक ओवर करें, जैसे सीरिया में अभी रिबेलियन ग्रुप ने असाद को भगा दिया। अच्छा। या उनको भागने पे मजबूर कर दिया। सिमिलर काइंड ऑफ रिबेलियन ग्रुप चाहते थे कि मालदीव में हम तख्ता पलट करें, जैसे बांग्लादेश में हुआ। जैसे बांग्लादेश में। राजीव जी ने इंडियन सोल्जर्स भेज के उस कूप को, मिलिट्री कूप को, और वो रिबेलियन का जो कूप था उसको खत्म करवाया। अच्छा। और गवर्नमेंट को रीइंस्टॉल करवाया। ऐसे ही आपका अफ्रीकन कंट्री में सेशल्स कंट्री है, हाँ, छोटा कंट्री है, वहां भी हमारे इंडियन सोल्जर जाके इसी तरीके का रिबेलियन कूप हो रहा था, वहां राजीव जी ने फिर से इंस्टॉल कराया गवर्नमेंट को। तो इन 2 घटना से हम ये मान सकते हैं कि राजीव जी में एक विजन तो था कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बने, और हमारा जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, वो कम से कम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए तो हम कुछ करें। तो सेशल्स, मालदीव, ये 2 बड़े एग्जाम्पल है। सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह के आइडिया के साथ वो श्रीलंका में भी चाहते थे इंटरफेयर करने के लिए, और उसमें उन्होंने 1987 में इंडो श्रीलंका अकॉर्ड उन्होंने साइन भी किया। अच्छा। जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय के जो गवर्नमेंट था उसको बोला कि जो तमिल पीपल है उसको आप वही राइट देंगे जो दूसरे लोगों को आप श्रीलंका के देते हो, जो सिंगली। दूसरा जो तमिल है वो भी श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगा। इसी अकॉर्ड के तहत वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजे। तो उनकी मंशा जैसे मालदीव और जैसे सेशल्स में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज करके जो सरकार गिराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तख्ता पलट करना चाहते हैं, सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स भेजा। लेकिन कहीं ना कहीं जो उस समय के जो लीडर थे, प्रभाकरन हो या जो भी तमिल और एलटीटी के लीडर थे, वो कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत मिसअंडरस्टूड किए, और उन्होंने बहुत ड्रास्टिक और अनरीजनेबल जो है स्टेप लिया, और राजीव गांधी का एसेसिनेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो हम मानते हैं कि राजीव गांधी जी का जो मंशा था, जो इंटेंशन था, वो यही था कि शांति व्यवस्था श्रीलंका में स्थापित हो और पीसफुल तरीके से जो तमिल पीपल है उनको राइट मिले। इसके लिए उन्होंने अकॉर्ड भी किया। लेकिन चूंकि एलटीटी के लोगों के दिमाग में ये आ गया कि ये जो फोर्स है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, हम मानते हैं कुछ घटना हुई होगी कि तमिलियन और रिबेलियन को रोकने के लिए वो कार्रवाई किए होंगे, गोली चलाए भी होंगे, लेकिन राजीव जी की मंशा हमेशा से थी कि कैसे इसको गवर्नमेंट को अच्छे से चलाया जाए और पीसफुल तरीके से तमिलियन को भी राइट मिले। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज राजीव गांधी का जो गवर्नमेंट हो वो कहीं ना कहीं फेल हुए इस मैसेज को पास ऑन करने में, कि एलटीटी को भी लगे कि ये जो पीस कीपिंग फोर्स है वो हमारे भले के लिए, ना कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के भले के लिए। तो ये मैसेज इंडियन गवर्नमेंट या राजीव जी के गवर्नमेंट ये फेल हुई तमिलियन पीपल को बताने में। उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनके लीडरों को ठीक से संपर्क नहीं किया गया कि ये जो कार्रवाई किया जा रहा है या ये जो पीस कीपिंग फोर्स है वो आपके भले के लिए। और ये जो ड्रास्टिक स्टेप लेना, पहली बार इंडिया वर्ल्ड में इस तरीके का बड़ी घटना कि सुसाइड बमर से एक बड़े लीडर की हत्या कर देना, बिल्कुल सुसाइड बमिंग का उपयोग करना, हमको लगता है ये ऑलमोस्ट पहला ही घटना, पहला है। एलटीटी ने स्टार्ट किया, एलटीटी ने स्टार्ट किया, और बाद में आप एलटीटी के बहुत सारे लीडरों का स्टेटमेंट सुनेंगे और जिनको कन्विक्शन भी हुआ कि ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक कि राजीव जी का सुसाइड बमर के रूप में हत्या करना और इस तरीके से। तो हम मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की भी फेल्योर रही कि वो तमिलियन पीपल को ऑन बोर्ड नहीं रखे, उनसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप को नहीं कर पाए, और अच्छी मंशा और इंटेंशन होने के बावजूद ऐसी घटना में राजीव जी की मौत हो गई। बहुत अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है। संजय सर, अभी आपने एलटीटी के बारे में डिस्कस किया कि कैसे जो श्रीलंका में एक क्राइसिस है, कि कैसे 2 मामलों में इंटरफेयर करने के बाद उनका एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि अब हम इंटरफेयर करके सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन श्रीलंका में कंट्रोल नहीं हुआ। और अंत में वही हुआ जो उनकी मदर के साथ था कि उन्होंने भी एक गलत पॉलिटिकल रीडिंग की, उनका असैसिनेशन हुआ। उनके बेटे राजीव गांधी ने भी, जो उनका उत्तराधिकारी ने, उन्होंने भी एक गलत
असेस किया सिचुएशन को श्रीलंका में, उनका भी असैसिनेशन से डेथ हो गया। एक बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हम कह सकते हैं। तो अभी हमने राजीव गांधी के जो बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें रही उनके कार्यकाल में, 4-5 साल में, 5 साल के ही कार्यकाल में सबसे बड़ी मेजोरिटी गवर्नमेंट में, चाहे वो कातरोची का मामला हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला, चाहे अयोध्या डिस्प्यूट हो, चाहे सहबानों का डिस्प्यूट हो, और चाहे ये श्रीलंकन क्राइसिस के बाद जिसमें उनकी डेथ ही हो गई पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद। ये तो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, उनका आज के हिंदुस्तान पे बड़ा बहुत ज्यादा एफर्ट भी है जब उनका क्रिटिसाइज होता है, एंटी सिख राइट की बात की। अब हम लोग एक राजीव गांधी के जो बड़े कंट्रीब्यूशन इन 5 साल में रहे उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनके हिंदुस्तान को सबसे बड़ी देन, जिसके बारे में शायद कोई कंट्रोवर्सी नहीं उसकी, वो है कंप्यूटर रिवोल्यूशन, आईटी रिवोल्यूशन। उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि राजीव गांधी ने ऐसा क्या किया संचार में, टेक्नोलॉजी में, कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। जैसा कि सुपर कंप्यूटर राजीव जी लेके आए, और जो आईटी रेवोल्यूशन जो आज आपको दिखता है, वो आईटी रेवोल्यूशन का कहीं ना कहीं फाउंडेशन उन्होंने ही तैयार किया। और सैम पित्रोदा जो आज गलत तरीके से जो फेमस होते हैं और कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं, और कहीं ना कहीं राहुल जी का करियर को थोड़ा वो उसको क्या बोलते हैं, नुकसान भी करता है उनका बयान। तो सैम पित्रोदा जो उनका जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था, उसको वो एडवाइजर थे सैम पित्रोदा। तो उसी तरीके से आप देखिएगा टेली कम्युनिकेशन का भी, जो आप हम लोग कुछ समय पहले तक पीसीयू वगैरह देखते हैं, तो टेली कम्युनिकेशन का एक्सपेंशन भी उनके समय में स्टार्ट हुआ था। पूरी तरीके से तो नहीं फैला था, लेकिन स्टार्ट हो गया था। तो आप जो सुनते हैं VSNL जो है, वो उन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ, VSNL। और एक गवर्नमेंट PSU था VSNL, और एक कोई था, तो वो भी MTNL और VSNL ऐसे करके दोनों स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे राजीव जी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट में आप बोल सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस समय उन्होंने इसको बहुत एक्सपेंड किया। अच्छा। और इग्नू जो आप सुनते हैं कि जो बच्चे नॉर्मल स्कूल नहीं जा सकते, रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते हैं, उम्र हो गई है, कॉलेज नहीं जा सकते हैं, उनके लिए जो आज सबसे जो फेमस जो कॉरेस्पॉन्डेंस का जो कोर्स है, इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी, उसकी स्टेब्लिशमेंट राजीव जी के कार्यकाल में हुई। और जवाहर नवोदय विद्यालय भी एलिमेंट्री स्कूल में कैसे काम किया जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, आईटी रेवोल्यूशन हो, टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपेंशन हो, फिर उसके बाद आपका पंचायती राज का फाउंडेशन तैयार उन्होंने किया। हालांकि वो पार्लियामेंट में बिल नहीं पास करवा पाए, वो शायद नरसिम्हा राव जी के टाइम में 73rd एंड 4th अमेंडमेंट से पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। लेकिन पंचायती राज का फाउंडेशन तैयार करने का क्रेडिट राजीव जी को दिया जाता है। फिर उसके बाद यूथ का वोटिंग एज 21 साल से घटा के 18 करने का, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट बहुत बड़ा क्रेडिट उनके नाम पे दिया जाता है। तो एक संजय जी बहुत बड़ा क्रेडिट उनके नाम पर और है, जिसके बारे में हम चाहते हैं कि थोड़ा विस्तार से थोड़ा बता सकें, तो क्योंकि आप लॉयर भी हैं, कि एंटी डिफेक्शन लॉ वो लेकर के आए थे। तो क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि इतनी बड़ी सरकार को, जिसके पास इतने ज्यादा सांसद है, 414 सांसद, उसको किस बात का डर लग गया कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आए? और क्या है इस लॉ में कि जिसकी आज भी जब कोई राजनीतिक हलचल होती है कि यह पार्टी टूट गई, वहां चलेगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, तो ये समझाइए एंटी डिफेक्शन लॉ से उसका क्या इम्पैक्ट है ये जरा। तो बेसिकली हुआ ऐसा कि एंटी डिफेक्शन लॉ को ही आया राम और गया राम बोला जाता है। अच्छा। इसको एक तरह से तो आया राम गया राम क्यों बोला जाता है कि एक हरियाणा के विधायक थे बहुत पुराने, उनका नाम था गयालाल। अच्छा। कांग्रेस के विधायक थे। तो वो जो है सो 3 बार पार्टी स्विच कर चुके थे। अच्छा। कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के नेशनल फ्रंट में चले जाते थे, फिर कांग्रेस पार्टी आते थे, फिर वहां से चले जाते थे वहां। तो कहीं ना कहीं उस समय राजीव जी और भी बहुत सारे लीडरों को ये चिंता थी कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग आपको इलेक्शन जिताते हैं, और आप जो है सो स्विच कर लेते हैं। तो ये पूरी तरीके से जनता के साथ दगाबाजी हो, धोखा। तो उन्हीं के नाम पे, आया राम गया राम के नाम पे इन लोगों ने एक बिल लाया, जिसको आया राम गया राम बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। तो उसमें होता कि 1/3 मेजोरिटी, 1/3 जो है सो उसमें एक सेट किया गया कि अगर 1/3 से कम लोग शिफ्ट करते हैं, स्विच करते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। लेकिन अगर 1/3 से ज्यादा करते हैं तो फिर नहीं लगेगा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे मेंबर। तो राजीव जी के समय में ये 1/3 था कि 1/3 से अगर कम लोग करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, वो एमएलए। लेकिन अटल जी के समय ये और बढ़ गया ये
संशय। अच्छा। कि ये जो स्विच करते हैं, तो अटल जी के समय उनको लगा कि क्योंकि उस समय गवर्नमेंट माइनॉरिटी में बनना स्टार्ट हो गया था, ऐसे तो राजीव जी के बाद से स्टार्ट हो गया था, तो अटल जी ने इसको और मजबूत बनाया एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, बोला कि नहीं, 2/3 2/3 कर दें। अगर कोई पार्टी है, उसके 2/3 विधायक अगर चले जाते हैं दूसरे में, तब तो ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन अगर 2/3 से कम रहते हैं तो फिर उसको डिफेक्शन लागू होगा, वो उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ जो स्टार्ट हुआ राजीव जी के समय, इसको और मजबूत बनाया गया देश। तो आप बोल सकते हैं कि उनको जो उस समय जो आइडिया था कि एमएलए और एमपी मिसयूज करते हैं पब्लिक के मैंडेट का, तो इसके लिए लॉ लाया जाए, तो उस सेम लॉ से अटल जी भी सहमत था और उसको और मजबूत किया। संजय सर, हमने राजीव गांधी जी के कंट्रीब्यूशन पे चर्चा की, आपने 3-4 चीजें जो बड़ी अच्छी उनके कार्यकाल में रही बताई, कुछ कंट्रोवर्शियल चीजों पे भी हमने बार डिस्कस किया। राजीव गांधी के बारे में एक और बात है कि वो जा करके इलेक्शन हार जाते हैं 89 में, बहुत बड़ी मेजोरिटी आने के बाद, और उनके ही एक सहयोगी बीपी सिंह जी थे, वो उनके खिलाफ कैंपेन करके जो तोप में घोटाला था, बोफोर्स का घोटाला था, तो बोफोर्स घोटाले के बारे में बताइए, और कैसे बीपी सिंह इनको करके और ये चुनाव हार जाते हैं, और ये विपक्ष में कुछ दिन लीडर ऑफ अपोजिशन बनते कुछ टाइम के लिए। उस थोड़ी कंडीशंस के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि वीपी सिंह जो है वो बोफोर्स के मुद्दे में पार्टी से अलग हुए। अच्छा। राजीव गांधी से। एक्चुअली में वीपी सिंह जी बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर थे राजीव गांधी के गवर्नमेंट में। तो वीपी सिंह जी का भी इमेज बहुत क्लीन था, जैसे राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन बोला जाता था। तो ऐसा हुआ कि वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर से उनको फिर ट्रांसफर कर दिया गया डिफेंस मिनिस्टर। तो ये वीपी सिंह जी का स्टेटमेंट है कि राजीव गांधी से हमारी मतभेद बॉक्सर्स मुद्दा में हुई नहीं, राजीव गांधी से हमारी मतभेद हुई HDW पनडुब्बी जो था, सबमरीन था, उसका डील हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में, डिफेंस डील। उसमें ऐसा एलिगेशन सामने आया कि इंडियन एजेंट ने 7% का कमीशन लिया। अच्छा। और इस मुद्दे में उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी। तो इसमें राजीव गांधी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनको बताया नहीं गया, उन्होंने अपने मन से इंक्वायरी बिठा दी क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर थे। तो इस मुद्दे में इनकी डिफरेंस बढ़ी और फिर जो है सो वो जो है पार्टी से अलग हुए। पार्टी से अलग होने के बाद फिर बोफोर्स का मुद्दा आया कि स्वीडन के किसी रेडियो में पहली बार ये मामला आया कि हमारा ये जो बोफोर्स तोप जो है जो इंडिया ने लिया, उसका डील फ्रांस से भी चल रहा था और स्वीडन से भी चल रहा था। तो ऐसा एलिगेशन हुआ कि इसमें ये बोफोर्स डील करवाने में इंडियंस के कुछ लोगों ने भारी मात्रा में घूस दिया है। अब उसमें कौन कौन लोग हैं, जैसा आपने एक नाम भी लिया, क्वेत्रिची, वो बोफोर्स डील में इन्वॉल्व थे। तो उनको बोला जाता था कि ये गांधी फैमिली के बहुत करीबी थे और उनकी कंपनी इसमें नाम आया। फिर दूसरा आया हिंदुजा ब्रदर्स, उनका भी नाम आया। तो आप देखेंगे बोफोर्स में काफी नाम आया। जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी, उन्होंने सीबीआई को दे दिया मैटर। सीबीआई को मैटर देने के बाद अंततोगत्वा जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने मरणोपरांत राजीव गांधी जी को क्लीन चिट दी। इसमें कुछ उनको मिला ही नहीं। और सेम वर्जन हमेशा से चंद्रशेखर जी का भी रहा है कि ये जो बोफोर्स का मामला है, ये दरोगा लेवल का इन्वेस्टिगेशन का भी मामला हमको नहीं लगता, ऐसा चंद्रशेखर जी का कहना था। तो वैसे कुछ निकला तो नहीं, लेकिन हाँ, इसकी इंक्वायरी बहुत डिटेल में हुई, सीबीआई ने किया। और अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का ही ऐसा आया कि इसमें राजीव जी का कोई वैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। संजय सर, हमने राजीव गांधी जी के राजनीतिक करियर और उसमें जो एडवेंचर्स उनके रहे पॉलिटिकल तो बात की। अंतिम सवाल मैं आपसे राजीव गांधी की पर्सनल लाइफ के बारे में लेना चाहूंगा। उनकी पर्सनल लाइफ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो भी बाद में जाके राजनीतिक मुद्दा बन गई, क्योंकि उन्हें शादी एक विदेश के लड़के से की, इंदिरा जी से, जो शायद इटली की थी। तो उनके हमें जरा, अगर आप पर्सनल लाइफ की, कैसे उन्होंने सोनिया जी से मिले और उन्होंने शादी की, उनके 2 बच्चे राहुल प्रियंका से उनके कैसे रिलेशन थे, ये जरा हमारे दर्शकों को। तो राजीव जी का जैसा गांधी फैमिली में आपको पता है कि नेहरू जी भी फॉरेन गए पढ़ने के लिए, इंदिरा जी भी गई फॉरेन पढ़ने के लिए, लेकिन वो जो है सो डिग्री कंप्लीट नहीं की। सिमिलरली ऐसा हुआ कि राजीव गांधी भी गए, ट्रिनिटी कॉलेज में उनको एडमिशन भी मिला और फिर वहां से उन्होंने फिर अपना
एडमिशन कैंसिल करा के फिर वो चले गए इम्पीरियल कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, तो वो भी कोर्स कंप्लीट नहीं किया। तो इससे आप बोल सकते हैं कि राजीव गांधी जी का पढ़ाई में वैसा कोई खास रुचि नहीं था, मन नहीं था, तो वो भी डिग्री कंप्लीट नहीं किए। तो उसी दौरान फिर वहीं पे उनको सोनिया जी से मुलाकात हुआ, फिर ये प्रेम प्रसंग में बदला और फिर इन्होंने शादी कर ली। तो एक बात तो है कि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि राजीव गांधी जी बहुत पॉलिटिकल तो थे नहीं, और उनको पॉलिटिक्स में जाने का कोई एम्बिशन था नहीं। तो विदेशी मूल की लड़की से शादी नहीं करना है, या शादी करना है तो इंडियन लड़की से ही शादी करना है क्योंकि हमारा पॉलिटिकल करियर इस्टेब्लिश अच्छी तरीके से हो, ऐसा वैसा कुछ सोचते भी नहीं थे। तो ऑब्वियस है उनको जिनसे प्यार हुआ उनसे उन्होंने शादी की। और ये बात भी बहुत ताज्जुब करने वाली है कि सोनिया जी जो विदेशी मूल की है वो पूरी तरीके से भारतीय परिवेश में एकदम अच्छी तरीके से एडजस्ट कर गई, बिल्कुल, और इंदिरा गांधी की जी की सबसे फेवरेट बहू बनी। लेकिन मेनका जी जो इंडियन परिवेश में ही पली बड़ी, वो एडजस्ट नहीं कर पाई, वो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस रहा। तो विदेशी मूल होना या एक फॉरेन लड़की से शादी करना और एक आप देसी लड़की से ही शादी करते हैं, लेकिन ये कोई प्रमाण नहीं है सक्सेसफुल परिवार चलाने का। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस मुद्दे में कि सोनिया जी काफी मतलब कि एक सक्सेसफुल पत्नी भी रही और डॉटर इन लॉ भी रही, इंदिरा जी की फेवरेट रही। बिल्कुल, और आज कांग्रेस पार्टी को काफी टाइम तक उन्होंने चलाया भी। तो धन्यवाद संजय सर, आज की चर्चा यहीं तक। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने राजीव गांधी जी के करियर के बारे में चर्चा की, कैसे वो केवल 5 साल तक ही यानी एक कार्यकाल ही उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कंप्लीट किया, और इस कार्यकाल में ही कितनी सारी ऐसी घटनाएं हुई जो आज तक इंडिया पर उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। चाहे वो अयोध्या का डिस्प्यूट रहा हो, चाहे वो सहबानों का डिस्प्यूट रहा हो, चाहे हमारे फॉरेन रिलेशन में श्रीलंका की बात रही हो। इसी डिस्कशन के साथ आज की चर्चा यहीं तक। हम लोग इसी प्रधानमंत्री सीरीज में एक बार फिर से मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ, अगले प्रधानमंत्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए